हेलो दोस्तों, मैं मयंक सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम बंदरोगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज है आपका ये टॉपिक 9 जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP 27 सम्मेलन के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले के जो 8 टॉपिक हैं हमने आपको सभी की जो है वीडियोज़ प्रोवाइड करा दी हैं। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जलवायु जो यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, मीन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई लंबे समय तक के लिए जो औसत मौसम जो होता है वही जलवायु होता है। अब जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन आपका जो है वो किसी स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है, उसके साथ साथ इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पृथ्वी का तापमान जो है बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुछ प्रभाव हैं उनको महसूस किया जा सकता है वर्तमान में भी, जैसे कि पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि हो रही है उससे हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है। तो जलवायु परिवर्तन के ये प्रभाव भी वर्तमान में महसूस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन के यहाँ पर प्राकृतिक कारण भी हैं कुछ और कुछ मानवीय कारण भी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कारणों के बारे में। प्राकृतिक कारण हैं उनमें यहाँ पर बताए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि महाद्वीपीय बहाव, दूसरा है पृथ्वी कक्षा की भिन्नता में परिवर्तन, तीसरा है यहाँ पर ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण प्रदूषण, चौथा है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो यहाँ पर ये कुछ कारण बताए गए हैं जलवायु परिवर्तन के, जो कि प्राकृतिक कारण हैं, इनको आपको एक बार यहाँ से पढ़ लेना है। और अगला पॉइंट है महासागरीय धाराओं के प्रारूप में परिवर्तन। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मानव जनित भी कारण हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मानव जनित कारक नीचे दिए गए हैं, वो कौन से हैं इनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन। तो पृथ्वी के चारों ओर आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों की एक परत बनी हुई है और इस परत में जो होती है मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसी गैसें शामिल हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल होती हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर जो है इनकी एक परत बनी हुई है और ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। और विश्लेषकों के अनुसार यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसों की एक परत जो होती है ये पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर को संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होती है। और विश्लेषकों के अनुसार कहा गया है कि यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा। और आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है और जिसके कारण वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे जो मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं तो बताया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है और उसके कारण हमारा जो वैश्विक तापमान है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का। सबसे पहले हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो सनलाइट जो आपकी आ रही है वो ये पृथ्वी पर आ रही है, तो कुछ सनलाइट आपकी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑब्जर्व्ड। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर 100% एनर्जी यहाँ से आ रही है तो लगभग 20 से 30% आपकी यहाँ पर एब्जॉर्व कर ली जाएगी। कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पर पेड़ पौधों के द्वारा भी एब्जॉर्व कर ली जाएगी और उसके बाद जो बची हुई आपकी एनर्जी है वो कुछ एनर्जी पास ऑन हो जाएगी सीधी और कुछ एनर्जी जो है आपकी यहाँ पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कि मीथेन है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 है नाइट्रस ऑक्साइड
और भी आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कुछ एनर्जी आपकी जो है वो इन ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है और ये सहायक होती है कि जैसे कि जब आपकी पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर का संतुलन बना रहता है। तो ये जो फिनोमेना होता है आपका ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो एनर्जी ऑब्जर्व करी गई है, ये जो आपका कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जैसे जैसे ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे ही आपका जो है ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन की इनकी क्षमता बढ़ जाएगी और एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगी। तो आपका यहाँ पर जो है पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा और पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा तो वही जो फिनोमेना होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा, यानी कि वही आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको आप देख भी सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बताया गया है कि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि हमने आपको बताया कुछ एनर्जी आपकी इनके ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है। तो आसान शब्दों में आप इसको वन लाइनर की फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये गैसें सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं, इससे पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। और गर्मी की ऋतु लंबी अवधि की और सर्दी की ऋतु छोटी अवधि की होती जा रही है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है, पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ग्लोबल वार्मिंग को भी देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है। इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे जो हरित गृह गैसेज हैं आपकी, उनमें इंक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे आपकी जो है तापमान में भी वृद्धि होगी। तो उसी को आपका ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा ये गैसों में वृद्धि हो रही है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द के प्रयोक्ता ब्रिटिश पर्यावरणविद वॉलेस ब्रेकर हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ग्लोबल वार्मिंग को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा या ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन डिप्लीशन, ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है, तो वही जो आपकी होती है वो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अब यहाँ से हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे कि जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण। तो सेकंड जो है हमारा वो है वनोन्मूलन। पहला हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, उसी में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों यहाँ पर वनोन्मूलन से आप समझ रहे होंगे कि वनों का उन्मूलन यानी कि पेड़ों और जंगलों के कटने के कारण जमीन से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौटने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु प्रारूप में परिवर्तन कर रहा है। इसके अतिरिक्त वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। यदि यह वनोन्मूलन के कारण कम हो जाता है तो यह वायुमंडलीय संघटक में संतुलन को बिगाड़ देगा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बताया था कि कुछ आपकी जो एनर्जी होती है वो पेड़ पौधों के द्वारा भी ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो अगर वनों का उन्मूलन किया जाएगा यानी पेड़ों और जंगलों के कटने के कारण जो आपकी जो जमीन से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौटने वाली जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा होगी उसमें भी परिवर्तन होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो वन होते हैं आपके कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। कार्बन सिंक से यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी जो कार्बन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनमें जो है कार्बन को एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर कार्बन सिंक का यही मतलब है। तो वनोन्मूलन भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का एक मानव जनित कारण है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि और मांग में वृद्धि के कारण प्रकृति का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्त भार है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक जो है दोहन भी यहाँ पर एक कारण है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है CO2 का अत्यधिक उत्सर्जन। CO2 यहाँ पर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाहन के बढ़ते उपयोग और औद्योगिकरण से CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है और इससे टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी और उसी से आपका जो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा।
और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पर्यावरण की तुलना में औद्योगिकरण के लिए नीति प्राथमिकता, यानी कि औद्योगिकरण की दौड़ में दुनिया भर की सरकारें अधिक औद्योगिकरण की ओर झुकाव के साथ नीतियां तैयार कर रही हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी कि जो औद्योगिकरण की तरफ सरकार का झुकाव है, बताया गया है कि औद्योगिकरण की दौड़ में जो सरकारें जो हैं वो अधिक औद्योगिकरण की ओर झुकाव के साथ नीतियाँ अपनी पॉलिसीज़ तैयार कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये भी जलवायु में परिवर्तन का एक कारण हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जलवायु स्थिति में भिन्नता के कारण हमारा ग्रह पृथ्वी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना कर रहा है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव नीचे दिए गए हैं, जिसमें पहला है चरम मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ना। नेक्स्ट है जंगल की आग का खतरा बढ़ना, ये सभी जलवायु में परिवर्तन होने के प्रभाव हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ना, सूखे का खतरा बढ़ना या रोग और बीमारी का खतरा बढ़ना। उसके बाद है चरम मौसमी घटनाओं के कारण आर्थिक नुकसान में वृद्धि होना। नेक्स्ट है समुद्र के स्तर में वृद्धि होना, वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। फिर उसके बाद अगला है पारिस्थितिक तंत्र और आर्द्रभूमि के लिए खतरा होना। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक बार ढंग से, क्योंकि इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी 4 ऑप्शन आपके दे होंगे, उसमें से 3 आपके जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव होंगे, एक अलग से कहीं से दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में से एक नहीं है, या फिर कोई भी 3 अलग पॉइंट दे दिए जाएंगे और एक कोई इसका प्रभाव दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जलवायु परिवर्तन से होने वाला प्रभाव है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, साथ ही भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जलवायु संरक्षण। जलवायु परिवर्तन के बारे में हम उसके कारण, उसके प्रभाव देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो है भारत जो है वो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वो क्या क्या प्रयास कर रहा है और वैश्विक लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आपके जलवायु संरक्षण के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु भारत का प्रयास। तो सबसे पहला जो है वो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है NAPCC। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ है वो वर्ष 2008 में किया गया था। तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 2008 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना। तो इसका उद्देश्य जो था वो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उसका मुकाबला करने के उपायों के बारे में सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जागरूक करना था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इस कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि इस योजना में कितने मिशन शामिल थे, 8 मिशन थे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कौन सा इसका एक मिशन में शामिल नहीं है, ऐसे करके उसमें से आपका कोई भी जो है वो एक अलग से दे दिया जाएगा और 3 आपके मिशन दे दिए जाएंगे, जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें। तो यहाँ पर जो पहला जो मिशन है वो है राष्ट्रीय सौर मिशन। तो आप देख सकते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था। दूसरा था आपका राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन। तीसरा था आपका राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, आप लोगों को यहाँ से देख लेना है एक बार। चौथा था आपका राष्ट्रीय जल मिशन। पाँचवा था आपका हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सतत बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन। छठवां था आपका ग्रीन इंडिया मिशन। तो भारत सरकार ने 6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वंचित वन भूमि के वनीकरण और वन क्षेत्र को 23% से बढ़ाकर 33% करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद में हमारा जो 7वें नंबर का जो है मिशन वो है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। और 8वें नंबर का जो हमारा मिशन है वो है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि इसका उद्देश्य जो था वो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी और स्वास्थ्य जनसांख्यिकी, प्रवास और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना है। जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या प्रयास किए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी कि IPCC, जिसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 सदस्य देश हैं। तो ये जो अंतर सरकारी पैनल है जलवायु परिवर्तन पर, ये एक वैज्ञानिक आकलन करने हेतु जो था एक निकाय था जिसमें कि 195 जो है सदस्य देश हैं। और ये जो है 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो एक नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना था। जो भी जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति बनाने वाले लोग हैं उनको रणनीति बनाने के लिए। तो और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर जो वैश्विक जो प्रयास में पढ़ रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और जिसका उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। तो जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है वायुमंडल में, उसको नियंत्रित करने का इसका उद्देश्य था। ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था इसका। और यह समझौता जो हुआ था वो जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी के दौरान ये किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। तो ये डेट्स जो दी गई हैं आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, आप सभी ने नाम सुना हुआ और विकसित देशों Annex 1 में शामिल देश जो थे द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया। यानी कि 1995 से लगातार जो है वो UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है यानी कि प्रत्येक वर्ष। और इसके तहत ही वर्ष 1997 में जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों के कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया है। यानी कि विकसित देशों की ये सूची है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। और UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसी को COP के नाम से जाना जाता है, जो UNFCCC की वार्षिक बैठक जो होती है। आगे हम COP 27 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो होती है वो क्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारा पेरिस समझौता, जो कि वैश्विक लेवल पर जो हम प्रयासों में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कम शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जो है आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यानी कि ये भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। और वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। तो जो पेरिस समझौता था आपका, उसका नाम पेरिस इस वजह से दिया गया क्योंकि 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों के सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की थी। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको हम बता चुके हैं पहले क्या होता है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर कुछ सम्मेलन भी हुए, तो यहाँ पर हम सभी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम बताने वाले हैं। जो है पहला है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर किए।
और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1989 से। और 16 सितंबर 1987 को 47 देशों में से 33 देशों ने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली CFC रसायनों का यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीकी विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बाद 2 प्रमुख संशोधन किए गए, जिसमें पहला था लंदन संशोधन और दूसरा था कोपेनहेगन संशोधन। तो इसके बारे में आपको देख लेना है कि ये 1990 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा ओजोन नाशक पदार्थों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति हुई। तो दोस्तों यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से आपको कोई भी नाम दे दिया जाएगा कि इनके उपयोग पर पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है लंदन संशोधन 1990 में, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है वो सेकंड है वो है कोपेनहेगन संशोधन, जो कि 1992 में हुआ। इस संशोधन में पहली बार विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समयावधि निर्धारित की गई। और यहाँ पर ये इसके जो ये भी देख सकते हैं आपके ऐसे विकासशील देश जहाँ ओजोन बच्छी पदार्थों को प्रति व्यक्ति खपत 0.3 किलोग्राम सालाना से कम है, उन्हें विकसित देशों की अपेक्षा इन रसायनों का इस्तेमाल खत्म करने के लिए 10 वर्ष अधिक समय दिया। और यदि संधि के प्रावधानों को संबंधित देश कड़ाई से लागू करेंगे तो 2050 तक ओजोन क्षेत्र स्वतः समाप्त होने की स्थिति में होंगे। अब सेकंड जो है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन जो था वो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिसमें 159 देशों ने आम सहमति से हस्ताक्षर किए। तो ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन जो था वो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था जापान के क्योटो शहर में, जिसमें कि 159 देशों ने हस्ताक्षर किए थे आम सहमति से। और इस सम्मेलन में 6 गैसों की कटौती के किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो कितनी गैसें थी? 6 गैसें। वो कौन कौन सी गैसें हैं तो यहाँ पर बताई गई हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 गैसें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन 6 गैसों की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को इस सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल में इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह संधि 2006 में रूस द्वारा हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुई। तो ये प्रभावी कब हुई थी? 2006 में, जब रूस के हस्ताक्षर हो गए थे उसके बाद में। अब क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताएंगे डिटेल से कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट। दिसंबर 2012 के दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को 2020 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब हमारा है आज का लास्ट पॉइंट, जो कि है UNFCCC का COP 27। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP 27 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि COP 27 जो था यानी कि 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कब से कब तक हुआ? तो 6 से 18 नवंबर 2022 में हुआ था। डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका करंट का ही ये टॉपिक समझ सकते हैं आप इसको। और कहाँ हुआ था ये? मिस्र के शर्म अल शेख में ये आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो था जलवायु परिवर्तन से इस महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम। यह सम्मेलन जो है 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित किया गया, यानी कि इससे पहले 4 बार और हो चुका है अफ्रीका में आयोजन इसका। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि COP 27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमति बनी। तो किस किस बात पर सहमति बनी? पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरा पॉइंट है COP 27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था।
समन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ध्यातव्य है कि कार्यक्रम CO27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रति वर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। तो ये बात आप लोगों को पढ़ लेनी है यहाँ से इसके बारे में। दोस्तों इस सभी की जो PDF है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। अभी पिछली 2 क्लासेस की PDF भी नहीं आई होगी, 1 से 6 टॉपिक तक की आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम पर। और जब आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको 7 से 10 क्लासेस तक की PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल को महत्व को प्रतिबंधित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई यानी कि अवेयर भी कहते हैं इसको, कार्यक्रम शुरू किया गया। और कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन वायर पहल ACMI शुरू की गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको आपके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी को इंक्लूड करने की। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। हम भी आपको आपके सिलेबस के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अपनी स्टडी करते रहिए। इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।